हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मामला आता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहले मामला यही आता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए, फिर ये क्या होता है, उसका यूज क्या है, फिर इसको बता देता हूं। कल से ही मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं और कल के ही स्ट्रक्चर को हम आगे लेके चल रहे हैं। कल मैंने आप लोग को BF3 के बारे में कुछ बताया था। मैंने बताया था कि ये बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s2 2p1 है। अगर मैं यहीं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो चीजें हम लोग को बताई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया कि भैया जो इनके आउटर मोस्ट सेल में जो लास्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वही ओवरलैप करेंगे। तो अगर इस कंडीशन में देखिए तो P के पास ही एक ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है, लेकिन यहां पर बॉन्डिंग 3 दिखानी है, यानी बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 और यहां पर हो जाएगा 2p2, यानी कि एक ऑर्बिटल इनके पास s में है और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इनके पास p में है। अब आती है बात फ्लोरीन की। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इनका जो ये 2p5 है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हैं। ये मैं जानबूझ के ही इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट ले रहा हूं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ही ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। तो अब कहानी अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो फ्लोरीन के पास 2pz आपके हाफ फील्ड है और एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पर बोरॉन का 2s1 और 2p2 यानी कि p के 2 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल है। तो अगर जब इनके ओवरलैपिंग की बारी आती है तो यहां पर इनका एक s 2s1 फ्लोरीन के 2p5 के साथ ओवरलैप करता है, यानी कि BF3 में ये जो 3 बॉन्ड आप यहां पर देख रहे हैं BF3 में, यहां जो एक बॉन्ड है वो 2s 2p का है, बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो 2p 2p के बॉन्ड हैं। यहां पर बोरॉन का 2s फ्लोरीन के 2p5 के साथ ओवरलैप करेगा, एक बॉन्ड वो बनाएगा, और बाकी जो बोरॉन के हैं वो 2p2 वाले इलेक्ट्रॉन इनके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां तक कल मैं पढ़ाकर आपको गया था। मामला यहीं से आगे बढ़ा। अगर हम लोग का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ओवरलैप पर डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है s ऑर्बिटल छोटा होता है और p ऑर्बिटल बड़ा होता है। तो s और p के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की तुलना में p का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। आपको ऑर्बिटल की साइज पता होगी, तो s छोटा होता है, उससे बड़ा p, फिर d, फिर f, तो ऐसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ती है। तो s छोटा ऑर्बिटल है, p है ऑर्बिटल, ओवरलैप हुआ होगा, तो s और p का जो ओवरलैपिंग हुआ होगा उससे जो बॉन्ड बनेगा, और p और p से जो ओवरलैपिंग बॉन्ड होगा तो p ऑर्बिटल का ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। उस हिसाब से BF3 में ये 2 बॉन्ड की एनर्जी इस बॉन्ड से ज्यादा होगी। भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ आपने बताया कि ओवरलैपिंग से हो रही है,
तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग से है तो s और p का जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया उसकी एनर्जी कम होगी किसके, p और p के ओवरलैपिंग से। p के ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए s और p की तुलना में। लेकिन थर्मोडायनेमिकली हम लोगों ने पाया ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिकली हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि BF3 के तीनों बॉन्ड की एनर्जी बराबर है। तो अब समस्या ये आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे बड़ी कमी यही रह गई कि भैया आपने 3 बॉन्ड बनाया, एक sp का बनाया, बाकी 2 pp का बनाया, तो pp का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसी मामले को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, आखिर ऐसा इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि तीनों बॉन्ड की एनर्जी बराबर आ गई। तीनों बॉन्ड की एनर्जी बराबर इसलिए आ गई क्योंकि हुआ ये कि बोरॉन के ये s और p के जो ऑर्बिटल्स हैं ये 2s1 और ये 2p2, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो गए और इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन किए। जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म किए उसको उन्होंने बोला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो जो नए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो उन ऑर्बिटल का जो नाम था, यहां पर ये 3 ऑर्बिटल आए और इन तीनों ऑर्बिटल का नाम था sp2 sp2 sp2। यानी कि अब जो यहां पर बॉन्ड बना है BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, वो असल में बोरॉन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 से बॉन्ड हुआ है। यानी कि ये जो बोरॉन है और ये जो तीनों फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, ये असल में तीनों बॉन्ड बोरॉन के sp2 और फ्लोरीन के p का है। यानी कि यहां भी sp2 और p का बॉन्ड है, यहां भी sp2 और p का बॉन्ड है। तो हुआ ये कि जब बोरॉन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे ये आपस में इंटरमिक्स हो गए, आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल बनाए और उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में तीनों की एनर्जी बराबर थी। यानी कि तीनों की एनर्जी बराबर होने से यह हुआ कि इन तीनों बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, वो हम लोग को कॉमन मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और उस इंटरमिक्सिंग होने के कारण जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। आपके पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, उतना ही आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। आप देखिए यहां पर s का 1 और p का 2 गया था, 3 ऑर्बिटल गए थे। इंटरमिक्सिंग के बाद आपके पास जो ऑर्बिटल बने, नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बने हैं वो भी 3 ही बने हैं, 1 2 3 बने हैं। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतना ही आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। इन सभी की एनर्जी बराबर होगी। इन सभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होता है तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाते हैं जहां पर मिनिमम रिपल्सन हो और वहां पर वो स्टेबल फॉर्म में रह सके। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होने के बाद जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती है तो उनका जो शेप होता है वो भी चेंज हो जाता है। वो कैसे? आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बुक में आपको देखे होंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जैसे कि आप देखोगे p का ऑर्बिटल, p का और p ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा है, आपका p ऐसा है, d आपका कुछ ऐसा है, f ऑर्बिटल्स आपका कुछ ऐसा है, अगर ऐसे ऑर्बिटल्स। लेकिन जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखेंगे तो एक कुछ इस टाइप का रहेगा। आपको जब ऐसा कोई ऑर्बिटल मिल जाए, ऐसा ऑर्बिटल आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स,
एम्प्टी ऑर्बिटल सब पार्टिसिपेट कर जाते हैं। बस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की जरूरत होती है, क्या इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन मेनली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मेनली हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग ज्योमेट्री के लिए पढ़ रहे हैं, शेप के लिए नहीं सर, ज्योमेट्री के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री और शेप में अंतर आएगा। आप देखो कि ज्योमेट्री कई कंपाउंड का कॉमन है, लेकिन शेप सबका अलग अलग है। अभी उस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा जो मैं भी बोला हूं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और मिलकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी बराबर होती है, उसी को हम लोग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी मैं आपको दिखा दिया हूं, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपके हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी सारे ऑर्बिटल काम करते हैं। अब मामला ये आता है कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप किया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर। तो जब sp हुआ तो यहां पे जो इसकी ज्योमेट्री आती है वो लीनियर है सर। अगर sp2 है तो यहां पर ट्राई प्लेनर है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ट्राई प्लेनर। आप फैन देख लीजिए सर, फैन बीच में सेंटर, 3 डैने, ये हो गया सर। आपके पास sp3 है, हो गया है टेट्राहेड्रल। sp3d है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपके पास फैन है तो फैन को रोक लो, फैन का सेंटर है, उसके 3 डैने हैं, तो जो बीच सेंटर में गोल है वो आपका सेंटर एटम हो गया। सेंटर एटम निकालना मैं लिविस स्ट्रक्चर में कल बता दिया था। सेंटर एटम आप कैसे पहचानोगे, लीस्ट अमाउंट में होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, साइज बड़ी होगी वगैरह, कल मैं सब बताया हूं आपको। तो सेंटर एटम पहचानने में दिक्कत नहीं है। सेंटर एटम आप देखोगे तो उसका रिंग वाला पार्ट हो जाएगा, गोला वाला, और जो तीनों डैने हैं वो उसके साइड हो जाएंगे, ब्रांचेस जो उससे जुड़े हैं एटम्स, एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। आपका sp3d2 जो है वो आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ये सेंटर एटम होंगे, ये 4 एटम्स एक प्लेन में इसके साथ होंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब ये मामला आता है कि सर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया, इसके टाइप बता दिए, उसके शेप बता दिए, ये निकलेगा कैसे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक, मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं, उस स्ट्रक्चर से आप देख के पता लगा लो, और दूसरा उसका फॉर्मूला है। मेनली उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि आप सबका स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन के लिए समय बड़े कम है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन आपको मेन फॉर्मूला से ही काम करना होगा। काम की बात यहां पर यह है कि आप स्ट्रक्चर से कैसे देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन टोटली कॉन्सेप्ट है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। क्या मैं बोला, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप देखकर पता लगा सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए Z यूज कर रहे हैं, ये Z क्या होगा, उस सेंटर एटम पर कितना आपका लोन पेयर है प्लस कितना सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप स्ट्रक्चर देखिए और उस स्ट्रक्चर में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए। तो जितना लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड है जोड़ लीजिए, आपको Z मिल जाएगा। अब मामला यह आता है सर Z का क्या करेंगे। तो अगर Z की वैल्यू 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और शेप जो होगा सर, ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर हो जाएगी। अगर Z की वैल्यू 3 है तो Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो होगी उसकी ट्राई प्लेनर हो जाएगी। अभी मैं आपको इस पर क्वेश्चन दे के बनवा दूंगा सारा एक स्ट्रक्चर का। Z की वैल्यू अगर 4 है
तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, मामला टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर यहां पर Z की वैल्यू 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। अगर Z की वैल्यू 6 है तो Z की वैल्यू 6 के लिए आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। ये 7 तक भी जाता है, sp3 d3 तक जाता है। ये होता है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसको भी देख लीजिए सर, ये आपका एक एटम हो जाएगा, इससे 5 जुड़ जाएंगे और एक प्लेन के ऊपर जाएगा, एक प्लेन के नीचे जाएगा। तो यहां पर इसके बेस पर पेंटागोनल बनेगा और एक ऊपर जुड़ेगा और एक नीचे जुड़ेगा। तो यहां से इस Z की वैल्यू से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको बनाइए। कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर की बात करूं तो ऑक्सीजन, कुछ ऐसा मामला है सर। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहां पर हम लोग Z की वैल्यू निकालें। तो Z के लिए लोन पेयर की बात करें तो एक और दो लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एक और दो सिग्मा बॉन्ड है, यानी Z की वैल्यू 4, यानी Z की वैल्यू 4। तो 4 किसके लिए आता था? टेट्राहेड्रल के लिए। Z की वैल्यू 4 तो मामला टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास आया CO2। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए और शेप बताइए। स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं। इस कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर की बात छोड़ देते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एक और दो सिग्मा बॉन्ड है। दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब कि मामला sp है, यानी स्ट्रक्चर आपका लीनियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन रिंग। हम आपको बेंजीन रिंग दे दिए हैं। इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताएं, इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताइए, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी लोन पेयर का मामला नहीं बन रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी लोन पेयर का मामला नहीं बन रहा, यानी सब कुछ सिग्मा बॉन्ड पर है। हम लोग एक कार्बन सिंगल उठाते हैं, ये वाला कार्बन, इसको कार्बन 1 मान लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। कल ही मैं आपको पढ़ाया हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कल ही मैं बताया था कि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा एक पाई होता है। तो उस हिसाब से 1 2 3, 1 2 और डबल बॉन्ड में 1 3। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहां पर sp2 है। तो यहां पर सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। आप किसी भी कार्बन को ले लो 1 2 3, इसको ले लो 1 2 3, तो सभी के पास जो है 3 आ रही है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए यहां पर sp2 है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप इसको बना के मुझे दिखा दीजिए। यहां पर भी आपको सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहां पे आपको हर एक कार्बन का कार्बन नंबर में दिया हूं, C1, C2, C3, C4, C5, C6 आपको दिया हूं। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। जहां डबल बॉन्ड वहां पर 1 पाई 1 सिग्मा, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां पर 1 सिग्मा 2 पाई। बताइए। यहां हम लोग C1 की बात कर लेते हैं। C1 पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2, तो sp हो गया। C2 की बात कर लो तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड, sp हो गया। C3 की बात करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हो गया। 4 की बात करो तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 का मतलब यहां पर sp2। C5 की बात करो तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यानी sp। C6 की बात करो तो 1 2 3, तो sp2। अभी क्या है कि अब मामला हम लोग के पास आता है फॉर्मूले की, क्योंकि हमको भी आपको पता है कि भाई हर जगह स्ट्रक्चर बना बना कर चेक कर पाना सर पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें? तो एक तो था Z की वैल्यू, मैं बोला कि नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देख लो, काम बन जाएगा। लेकिन मान लो कभी आपके पास स्ट्रक्चर ही ना हो, तो वहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहाँ जाएंगे ढूंढने? तो उसके लिए आपका सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक फॉर्मूले को अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होगा? Z इक्वल टू 1/2, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सेंटर एटम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सेंटर एटम का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था मैं। तो सेंटर एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उसको रखो, प्लस आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल या मान लो आयन या जो भी कुछ है, अगर उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतना जोड़ दो। आप यहां पर नेगेटिव चार्ज को जोड़ लीजिए। लेकिन मान लो अगर बाई चांस आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज को यहां पर आप माइनस कर लो। इनके अलावा मान लो आपके पास सेंटर एटम से कुछ ऐसे एटम्स जुड़े हुए हैं जो मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट, तो उनके नंबर को आप ऐड कर लो। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। इसका कुछ एग्जांपल सर, तो आप इसके लिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आप देख लो जो मोनोवैलेंट हो। तो आप इस फॉर्मूले से भी काम कर ले जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं, सल्फेट SO4 2-। अब इस SO4 2- का क्या करना है? SO4 2- में आपको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और सब कुछ बताना है सर। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, सब कुछ बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने Z का वैल्यू निकाला। तो Z के लिए भाई 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बोल रहे हैं। तो सेंटर एटम कौन होता है? जो लिस्ट नंबर में हो। तो 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो सल्फर तो 1 है, तो लिस्ट हो ये है, तो लिस्ट ये है, तो सेंटर एटम हो गया। सल्फर सेंटर एटम, तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 6, बाहरी सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन। प्लस करना है नेगेटिव चार्ज को। जब प्लस करना है नेगेटिव चार्ज को तो अब क्या करें सर? तो नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 है, तो यहां पर 2 प्लस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज कुछ मिल नहीं रहा है सर, और मोनोवैलेंट एटम भी कुछ यहां नहीं है। तो इसको कैलकुलेट किया तो यहां से जो Z की वैल्यू आई है 628 डिवाइड किया यहां से, तो डिवाइड करने पे यहां पर Z की वैल्यू 4।
जो ये z की वैल्यू 4 आई है सर, ये z की वैल्यू जो होता था वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता था, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता था। तो अभी क्या है, z की वैल्यू 4 है, तो यहां z की वैल्यू 4 रखा। लोन पेयर हम लोग को सल्फेट आयन पर लोन पेयर क्या है कुछ पता नहीं है, तो लोन पेयर रखा। बॉन्ड पेयर, तो इस सेंटर एटम की सराउंडिंग कितने एटम है, 4 है सर, 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 है। 4 इधर आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, यानी कि लोन पेयर भाई 0 है, यानी सल्फेट आयन पर आपका लोन पेयर यहां पर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, Z की वैल्यू 4 है। अगर Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन सर इसकी क्या हो सकती है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो गई sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। तो जब इसका स्ट्रक्चर की बात आया तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो ये रही मामला, हम लोग इससे काम कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप उसको करिए, जो काम का लगे इसमें नोट कर लीजिए फटाक से। यहां पर आपका लिथियम सोडियम वगैरह नहीं ले सकते भाई, क्योंकि आप कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ रहे हो, मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको नॉन मेटल ही लेना है ना, मोनोवैलेंट नॉन मेटल लेना है, आप मेटल नहीं ले सकते हो। अगर आप मेटल लोगे जैसे सोडियम लिथियम ये सब वगैरह लोगे तो ये मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए लेंगे, और आप पूरा पूरा मामला कोवैलेंट का पढ़ रहे हो, तो आप कभी भी अल्कली मेटल नहीं ले सकते। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आपको मैं अगला जो कंपाउंड दिया वो मैं आपको दिया हूं XeO2F2। क्या करना है, Z की वैल्यू बतानी है, बॉन्ड पेयर बताना है, लोन पेयर बताना है, और हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और इसका शेप बताना है। स्टार्ट, क्या क्या बताना है, Z की वैल्यू, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री बनाइए। चल मैं बना रहा हूं। Z की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है भाई, सॉरी सबसे लिस्ट अमाउंट में कौन है, तो जेनॉन। जेनॉन नोबल गैस होता है सर, नोबल गैस है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कोई लफड़ा नहीं है, आप देख सकते हो यहां पर कोई चार्ज है नहीं। प्लस मोनोवेलेंट एटम करने हैं तो मोनोवेलेंट एटम हम लोग को 2 दिख रहा है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है फ्लोरीन, तो यहां पर फ्लोरीन को हमने रखा 2। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, तो यहां पर 10/2 यानी कि 5, यानी जो Z की वैल्यू है वो तो हमारी 5 आ गई, Z की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब आता है मामला कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सर देख लो, उसको देख लेते हैं। तो जो Z की वैल्यू होती है भाई वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है, तो Z की वैल्यू 5 है, लोन पेयर का पता नहीं है, बॉन्ड पेयर सेंटर एटम के अराउंड कितने एटम्स हैं, तो सेंटर एटम के अराउंड ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 2, टोटल 4, तो यहां पर 4 है, यानी कि जो लोन पेयर है ये 1 है, यानी कि आपको इस स्ट्रक्चर में फ्लोरीन के ऊपर एक लोन पेयर मिलेगा। आपको लोन पेयर मिल गया, बॉन्ड पेयर मिल गया, Z की वैल्यू मिल गई। रही बात इसका हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, Z की वैल्यू 5 है, यानी यहां पर आ गया है sp3d। अब ये मामला है कि सर sp3d है तो इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब इसका शेप बनाएंगे तो इसका शेप कैसे होगा, तो इसके शेप में कुछ चीजें आपको बतानी है, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात है ट्राइगोनल पिरामिडल का मतलब है कि जेनॉन सेंटर पर होगा
और जो 3 होंगे ये तीनों साइड होंगे और एक्सियल पर 2 एटम होंगे, वही ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। तो इस फॉर्मूले में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो पेपर के ऊपर और पेपर के नीचे यानी एक्सियल पॉइंट पर लाई करेगा। फिर से बता रहा हूं, इस टाइप के स्ट्रक्चर में यहां पर लोन पेयर जो होगा वो इक्वेटर पॉइंट पर होता है, प्लेन में होता है। यहां पर लोन पेयर इक्वेटर पे होता है। कारण यह है कि इक्वेटर पे रहेगा तो दूसरा वाला जो है वो 120 डिग्री पर है, तो मिनिमम रिपल्सन पे रखना था, तो यहां से 120 पास पड़ेगा। अगर तुम इसको रख दोगे एक्सियल लाइन पे ऊपर, तो जब ऊपर रख दोगे तो वो 90 डिग्री पर होगा, तो रिपल्सन ज्यादा करने लगेगा। तो हम लोग इसको प्लेन में रखते हैं, यानी जेनॉन के लिए यहां पर प्लेन में एक रहेगा लोन पेयर और डबल बॉन्ड में ये दोनों ऑक्सीजन इनके साथ हो जाएगा। रही बात फ्लोरीन की, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा इक्वेटर पॉइंट पर होते हैं, सॉरी एक्सियल पॉइंट पर होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। तो 2 चीजें मैं आपको इस स्ट्रक्चर में बताया हूं इंपॉर्टेंट। कोशिश ये रहेगी कि अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर जो है वो आपके प्लेन में होनी चाहिए, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उस पूरे फॉर्मूले में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो हमेशा प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो लाई करेंगे। तो ये रहा इसका सेट। अगला कंपाउंड मैंने आपको दिया लास्ट PCl5, बताएं। ये रुकिए, PCl5 ने एक हो गया ना, इसके बारे में 1 मिनट। आपको हम दिए SF6, बनाइए SF6। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब कुछ बताने हैं। हमारे पास SF6 है, Z की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2। वैलेंस शेल सल्फर भाई 6 है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं, मोनोवैलेंट एटम 6 है, तो यहां 12 गया, यहां पे 6। Z की वैल्यू 6 आ गई जो कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है। इस स्ट्रक्चर में सल्फर के साथ कितने आइटम है? 6 हैं, तो यहां से लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी 6 हैं, इधर आ गया तो लोन पेयर हमारे पास हो गए 0। यानी इस पूरे कहानी में हमारे पास Z की वैल्यू 6 है, लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर हमारे पास 6 हो गए। अब आती है बात स्ट्रक्चर की, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन की। Z की वैल्यू 6 है, इसका मतलब इसका हो गया sp3d2। इसका मतलब यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऑक्टाहेड्रल है, यानी एक सल्फर होगा प्लेन में, यहां पर 4 फ्लोरीन होंगे और एक फ्लोरीन एबव और एक फ्लोरीन बिलो हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया SF6। यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर रहा हूं क्योंकि बाकी चीजें पढ़ानी है। आपके पास कोई बुक अगर हो, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन ढूंढिए, आप हर टाइप का क्वेश्चन बना ले जाएंगे सर, उसको देखिए और बनाइए। नेक्स्ट हमारे पास जो मामला आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब मामला ये आता है कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग एक सीरीज में चीजें पढ़ते जा रहे हैं, आखिर कोई चीज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने बताया कि बॉन्ड एनर्जी गड़बड़ हुआ तो बॉन्ड एनर्जी गड़बड़ के कारण हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा, तो यहां पर इसको क्यों पढ़ा गया। मामला यह हुआ कि हम लोग के पास 3 मॉलिक्यूल थे, जैसे CH4, NH3 और वाटर। इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों में Z की वैल्यू निकालें तीनों के लिए, तो आप तीनों के लिए Z की वैल्यू जब निकालोगे तो हाफ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो 4 हो जाएगा। फिर कोई चार्ज है नहीं, 4 हाइड्रोजन है, दोनों जोड़ दोगे तो 8/2 यानी 4। यहां पर सबको आप देखोगे तो Z की वैल्यू सबकी 4 है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल जाएगा।
सबके लिए Z की वैल्यू कॉमन है, सबके लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन कॉमन है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबके लिए अलग अलग है। जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन रहा, आपके पास लोन पेयर की बात करें, अगर हम लोग लोन पेयर की बात करें तो इनके पास भाई 4 एटम है और Z की वैल्यू भी 4 है, तो लोन पेयर 0 हो गया। इनकी बात करें तो Z की वैल्यू 4 है, एटम 3 ही सराउंडेड है, यानी कि एक लोन पेयर हो गया। इनकी बात करें तो Z की वैल्यू 4 है लेकिन एटम्स 2 हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो मामला बना लोन पेयर का, ये आपके 2 हो गए। रही बात अब इनके शेप की, भाई ज्योमेट्री सबका टेट्राहेड्रल होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही है। आपकी ज्योमेट्री शेप एक जैसे कब होते हैं, जबकि लोन पेयर नहीं है। एकदम सुन ले मेरी बात, याद कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री मिलती है वो शेप कब बनता है, जब लोन पेयर नहीं होता। तो अब मामला ये बना कि इनके शेप अंतर में थे। जैसे यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, 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 तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल थे वो एक 109.5 डिग्री के आसपास थे। यहां पर जब मामला बना मीथेन का, तो लोन पेयर ऊपर था, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब भी हम लोग शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को हटा के बात करते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं, बाकी बात करते हैं। तो यहां पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री था। वाटर की बात करें तो वाटर में 2 लोन पेयर कुछ इस टाइप से थे और यहां पर ये हाइड्रोजन था, जो बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री था। अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन कॉमन है, सबके लिए Z की वैल्यू कॉमन है, सबका ज्योमेट्री कॉमन है, तो ये शेप में अंतर क्यों आ रहा है, ये बॉन्ड एंगल लगातार वेरी क्यों कर गया। इसी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं आगे पढ़ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहां पर सबकी ज्योमेट्री सर, सबकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन आप शेप देख लो सबका अलग अलग है। तो ये शेप में अंतर क्यों आ रहा है, इसकी बातें हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी बोला ये कि भाई किसी भी एटम में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं या किसी एटम के पास जो उनके पास लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से उसमें रिपल्सन हो रहा है। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर में होता है। फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में होते हैं। कारण भी है, 2 एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है अपनी तरफ, सामने है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच के रखा है, तो इनके बीच में आपस में रिपल्सन कम होता है। लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होता है, केवल एक सेंटर होता है, उसी के ऊपर ऐसे ऐसे मंडरा रहा होता है। तो मंडरा रहा होता है, उसको दूसरी साइड कोई खींच के पकड़ने वाला नहीं है, तो मंडरा रहा है ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे मंडरा रहा है तो सामने वाले को वो ज्यादा रिपेल करता है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन उसके पास बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर। तो यहां पर ये जो बॉन्ड में या शेप में जो अंतर यहां पर देखने को मिला है, वो सारा मामला इसी कारण है कि यहां पर लोन पेयर आकर बॉन्ड पेयर को रिपेल किया है। यहां पर बैठा हुआ था, ये क्या किया, अब इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन को यहां से इसको दबाया। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर था, ये ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर इनको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, कुछ दबा के रखा सर। तो यही है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। यहां पर हम लोग ने देखा कि यहां पर लोन पेयर आने के कारण जो ज्योमेट्री है वो शेप में नहीं बदल पा रहा है, इनकी ज्योमेट्री और शेप जो है वो वेरी कर जा रही है। यहां पर अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन और Z की वैल्यू की, तो Z की जो वैल्यू है और जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो आपका
यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं। अगर आपके पास लोन पेयर रहा तो जो भी ज्योमेट्री निकल के आ रही है वो शेप नहीं बन पाएगा। कैसे, ये चीजें आपको बता रहा हूं। मान लो z की वैल्यू 2 है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हमारे पास जो है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास sp है। मान लेते हैं लोन पेयर कोई नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप CO2 रख लो। तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, तो यहां पर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बिल्कुल लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर अगर Z की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp होगा, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहां पर 1-1 है, एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। अभी क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, यानी कि कोई 2 एटम है, एक साइड में एक लोन पेयर पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहां पर एग्जांपल के लिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात कर लूं, यहां पर ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, यहां पर लोन पेयर पड़ा है, तो क्या इफेक्ट है सर, ये उड़ के जाएगा नहीं पे पीछे साइड में रिपेल करने के लिए, तो वो यहां पर आराम से पड़ा रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो तो आपका हो जाएगा यहां पर sp2, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करें तो लोन पेयर एक भी नहीं है, बॉन्ड पेयर जो है यहां पर हमारे पास 3 है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं BF3 की, तो यहां पर बॉन्ड पेयर है ही नहीं है, तो जो इसका शेप होगा वो यहां पर हो जाएगा ट्राइप्लेनर। अभी मैं थोड़ी देर पहले बनवाया था, लोन पेयर है नहीं तो शेप जो होगा ये यहां पर आपका ट्राइप्लेनर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर Z की वैल्यू 2 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर आ जाए, यहां पर एक लोन पेयर और यहां पर 2 बॉन्ड पेयर आ जाए, ऐसा कोई एग्जांपल आप सोच के बताइए हमें, जहां एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो जाए। यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटर एटम से 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इन दोनों को नीचे की तरफ बेंड करेगा, तो यहां से कुछ इनका जो शेप होगा वो लीनियर न जाकर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इसी टाइप से ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप उनको देखिए, बनाइए और खूब ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम लोग मिलेंगे तो आगे MOT वगैरह पढ़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करें। बने रहिए।